कढ़ी चावल या भुट्टे का खीस? कहाँ लगे कड़ी चावल भुट्टे का किस मिल जाए, दुनिया भूल जाए। पोहे के साथ जलेबी का मजा है। एक बाइट लेना है पोहा और सेव का और साथ में जलेबी। इंदौर वाले कहते हैं ये उनकी डिश है, भोपाल वाले कहते हैं उनकी है, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? ये मध्य प्रदेश का ही है। नाउ यू स्पोक लाइक अ ट्रू चीफ मिनिस्टर। पोहा जलेबी का क्रेडिट पूरे मध्य प्रदेश को मिल गया है। देखो हम तो खा रहे हैं, आप खाने रहो। नहीं नहीं, मैं भी खा रही हूँ। आप अपना शरीर बचा रहे हो। अमिताभ बच्चन की तो ससुराल है हमारी भोपाल, इससे अच्छी क्या बात है। जया भादुड़ी जी भोपाल की है, हमें गर्व है कि वो हमारे दामाद हैं मध्य प्रदेश के। वो हमारे जंगल में चीता आया है। चीता पूरे एशिया में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जंगल में न केवल फल फूल रहा है बल्कि आबादी भी बढ़ रही है। 20 चीता हम नामीबिया और अफ्रीका से लाए थे, तो उससे डबल हो गए हमारे पास। महाकाल का, तब से उज्जैन का जैसे महालोक बना, वो पूरा क्षेत्र बदल गया। कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से, अब आगे जाकर तो हेलीकॉप्टर की कनेक्टिविटी भी हम देने वाले हैं, ताकि यात्रियों को जाने आने में कम समय में एक साथ उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर एक दिन में दोनों ज्योतिर्लिंग हो जाए। ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और मैं आई हूँ चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी के घर, उनसे मिलने, उनके सफ़र के बारे में जानने, क्या सपने हैं उनके और कैसा उनका विचार है मध्य प्रदेश के फ्यूचर को लेकर। एंड ऑल ऑफ दिस ओवर अ डिलिशियस संडे ब्रंच। लेट्स गो। इस घर में है खूबसूरत मंदिर, एक गौशाला एंड अ गॉर्जियस लेक व्यू। नमस्ते सीएम सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं यहाँ 2 दिन से भोपाल में घूम रही हूँ और मैं ट्रैवल करती हूँ बहुत अपने कंटेंट की वजह से, और सचमुच भोपाल बहुत खूबसूरत जगह है। का अभिनंदन है, और आपके माध्यम से देश दुनिया जानेगी भोपाल की खूबसूरती। हाँ जी। वाकई जितने राज्य हैं, उस राज्यों की राजधानी में अगर कोई नंबर 1 की राजधानी है हाँ जी। तो भोपाल है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। पर आपका जन्म उज्जैन में हुआ। जी जी। तो क्या फर्क लगता है आपको उज्जैन और भोपाल में? भोपाल राजधानी है, इसका अलग आनंद है। हाँ जी। भोपाल लेकिन उज्जैन के संबंध 1000 साल पहले से जुड़े हुए हैं। तो आपकी रोज की रूटीन क्या होती है? रोज मंदिर जाना और फिर देखो, घर से निकलने में अपने साथ में, जो हम तो धार्मिक शहर के लोग हैं, हाँ जी। देवताओं का आशीर्वाद लेकर के फिर गौ माता की सेवा करने के साथ अपने काम पे लगे तो निश्चित रूप से काम में सफलता मिलती है। और मैंने ये भी पढ़ा कि एमपी अब मिल्क प्रोडक्शन या डेयरी प्रोडक्शन को डबल करना चाह रहा है। बिल्कुल, मैं मान के चलता हूँ कि दूध का उत्पादन अगर करना है तो हमारे लिए दूध का उत्पादन नहीं, किसान और गरीब से गरीब आदमी के जीवन में आय बढ़ाना, कुपोषण खत्म करना, दुनिया के अंदर भारत की वापस वो पोजीशन लाना जिस आधार पर दूध और दही की नदियाँ बहती थी। तो स्वाभाविक रूप से हमको पशुपालन पे, दूध उत्पादन पे, हमारे अपने प्राकृतिक उस चक्र को वापस स्थापित करना, जब किसानों को फसल के अलावा दूध से भी आमदनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज सीएम सर ने बहुत ही खूबसूरत मध्य प्रदेश की कुछ डिशेस तैयार करवाई हैं, तो अगर आप बता सकते हैं क्या क्या है यहाँ पर? ये रागी की बालूशाही है, बड़ी अद्भुत है। इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। अच्छा। अगर आप लेंगे तो हाँ आपको जी, आनंद आ जरूर। जाएगा। ये स्पेशल डिश है, और खास करके आदिवासी अंचल में जो रागी होती है उसका मल्टीपर्पज उपयोग है। एक तो हल्की रहती है, टेस्ट भी बढ़िया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो श्री अन्न के नाम से प्रोत्साहन भी देते हैं, ये उसका पूरा आनंद देती है। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है, मीठा है और हेल्दी भी, क्योंकि बिल्कुल रागी सही। का बना हुआ ना है। मावा है, ना अच्छा। दूसरे प्रकार की कोई चीज है, मैदा भी नहीं है। हाँ जी। लेकिन मोटे अनाज में बहुत टेस्टी है। इसको महाराष्ट्र में तो बघर बोलते हैं, हम तो मोरधन बोलते हैं। अच्छा। राज्य में कई हिस्सों में अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, लेकिन ये भी श्री अन्न का बहुत अच्छा हिस्सा है। एक तरह से मैं मान के चलता हूँ कि अगर इसको अपन खा लेते हैं तो ये उपवास में भी चलता है हमारे इधर तो। पोहा और
जलेबी। मालवा का पोहा माननीय मोदी जी से लगा करके अटल जी का पोहे के साथ जलेबी का मजा है। हाँ जी। आप आनंद से लीजिए। तो मतलब एक बाइट लेना है पोहा और सेव का और साथ में जलेबी। ये उसका टेस्ट आता है। वाह। ये बहुत बढ़िया। हमारे महाराष्ट्र में भी पोहा मिलता है जी। पर ये पोहा बहुत अलग है, स्टीम्ड है, फ्लफी है। तो ये जो पोहा जलेबी है, इंदौर वाले कहते हैं ये उनकी डिश है, भोपाल वाले कहते हैं उनकी है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? ये मध्य प्रदेश का ही है। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश। नाउ यू स्पोक लाइक अ ट्रू चीफ मिनिस्टर। पोहा जलेबी का क्रेडिट पूरे मध्य प्रदेश को मिल गया है। पर वाकई में बहुत बहुत ही अच्छा है ये। मैं आपको कुछ चॉइसेस देना चाहूंगी, आपको कोई एक चूज करना है इनमें से, ठीक है? तो बताइए पोहा जलेबी ज्यादा पसंद है या दाल बाफला? देखो दोनों अलग अलग है। हाँ। एक नाश्ते का आइटम भोजन का, तो आप फंस गए इसमें। अच्छा। तो नाश्ते में खाएंगे पोहा जलेबी और भोजन में खाएंगे दाल बाफला। हाँ। कढ़ी चावल या भुट्टे का खीस? कहाँ लगे कड़ी चावल भुट्टे का किस मिल जाए, दुनिया भूल जा रही है। आलू टमाटर सब्जी या बैंगन भरता? आलू टमाटर। सेव टमाटर या मिक्स वेज विद घी तड़का? सेव टमाटर। सेव मिल जाए आदमी को तो सब्जी भूल जाता, मालवा का आदमी है। टीवी पर रेसलिंग मैच देखना या रेडियो पर रामायण सुनना? दोनों। घर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं या बाहर का? घर का। मैं बाहर नहीं जाता। और भोपाल में तो कई सारी लेजेंडरी प्लेसेस है, जैसे मैंने मनोहर देखी नहीं है। डायरी। मैंने देखी नहीं, आपको पता ही नहीं है। अच्छा। मैं यहाँ एमएलए रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ, टूरिज्म का चेयरमैन भी रहा हूँ, तब भी मैं मेरे यहाँ मेरे लिए थोड़ा सा बचना था। अच्छा। मैं इंदौर गई हूँ और भोपाल गई हूँ और दोनों ही बहुत ही क्लीन और ग्रीन सिटीज है। पर अगर आपको कोई एक चुनना हो तो कौन सा चुनेंगे? मेरे साथ दोहरी दिक्कत, सीएम की सिटी तो भोपाल ही रहेगी। हाँ जी। और मेरे अपने राज्य में इंदौर, मुझे गर्व है इस बात का बिल्कुल। कि वो सबसे साफ स्वच्छ देश के अंदर की 7 बार का ये स्वच्छ सिटी का दर्जा लिया है। तो मैं उधर भी देखूंगा। सीएम सिटी अगर है तो भोपाल। आप वैसे कितने बजे उठते हैं रोज? 5:30 से 5 बजे के आसपास। थोड़ा लिखने पढ़ने का शौक है, थोड़ा पढ़ते हैं बाद में। पढ़ाई का तो आपको बहुत शौक है, मैंने देखी आपकी कई सारी डिग्रीज हैं। पढ़ना लिखने का शौक रहा है, प्राधिकरण अध्यक्ष रहा, टूरिज्म चेयरमैन रहा, तब भी पढ़ाई से मेरा संबंध रहा। तो आपका ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कैसे जागा? इसको इंटरेस्ट जागना बोलेंगे या ये एक हिस्सा हो गया है, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ से चुनाव लड़ते आ रहा हूँ। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बना साइंस कॉलेज में, तब से मैं लगाकर आज तक ये रोजमर्रा की चीज़ है। अगर मैं आपको पूछूं मध्य प्रदेश की सबसे खास बात आपको जो बहुत पसंद है तो वो क्या होगी? मध्य प्रदेश बहुत समृद्ध है। मध्य प्रदेश जंगल, जीवंत जंगल है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इस मध्य प्रदेश में कई मामलों में देश में नहीं है। अब हमारे जंगल में चीता आया है। हाँ जी। चीता पूरे एशिया में नहीं है, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ जंगल में न केवल फल फूल रहा है बल्कि आबादी भी बढ़ रही है। 20 चीता हम नामीबिया और अफ्रीका से लाए थे। यशस्वी प्रधानमंत्री से 2022 में प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। आज की स्थिति में जितने लाए थे उससे डबल हो गए हमारे पास। ये भी बड़ा आश्चर्य है कि दुनिया के अंदर ये पहला प्रोजेक्ट है जो इस ढंग से सफल हुआ है। अन्यथा कई लोगों ने प्रयोग किए और वो फेल हो गए। इसी प्रकार से टाइगर स्टेट भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा टाइगर कहीं है। लेपर्ड, भेड़िए, गिद्ध, ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहीं है हमारे यहाँ है। तो घड़ियाल भी, चंबल हमारी एशिया की सबसे साफ नदियों में से एक है। वहाँ हमने कछुए और घड़ियाल को प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हर 3 साल में, जैसे आज अंडे मान लो लेके आते हैं, 2.5 से 3 साल वो उनको हमारे यहाँ तैयार करते हैं, बाद में फिर नदी में छोड़ते हैं। इस बार भी 100 से ज़्यादा छोड़े। मैं खुद गया था वहाँ, कभी आप आइए, अच्छा लगेगा। हाँ जी। मैं आई हूँ, मैं बांधवगढ़ में रही हूँ, कान्हा में, पेंच में, बहुत ही खूबसूरत जंगल है। एंड नो वंडर देन मध्य प्रदेश इज कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ कैपिटल ऑफ इंडिया। आपने बताया वल्चर कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में, और यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। तो किस तरह का प्रयास हो जा रहा है एमपी गवर्नमेंट की तरफ से ताकि हमारी वाइल्ड लाइफ बस और ही बढ़े यहाँ से? देखिए, ये इकोसिस्टम को डेवलप करता है। हमारे जंगल को समृद्ध करना है तो जंगल में हमको जंगल की जो वन्य जीव हैं उनके सबका संरक्षण करने की जरूरत है। हमारे मध्य प्रदेश में अपनी पूरी भौगोलिक एरिया का 33% जंगल है। पूरे देश का 9% जंगल हमारे यहाँ है। और वन्य जीवों को संरक्षित करना, उनको बचाना, ये हमारा दायित्व भी है। इतनी बर्ड्स की चहल पहल, इतनी ग्रीनरी, बिल्कुल एक शांति जैसा माहौल जैसा हो गया है, मेरा मुंबई वापस जाने का मन नहीं कर रहा। तो आप जब जाते हैं मध्य प्रदेश छोड़कर बाहर, कौन सी ऐसी चीज जो आपको सबसे ज्यादा याद आती है या पसंद आती है? हमारे प्रदेश के अंदर तो
ऐसी कोई खास करके इतना आनंद है हाँ कि जी। छोड़ने की इच्छा नहीं होती। देखो हम तो खा रहे हैं, आप खा नहीं रहो नहीं बराबर। नहीं, मैं भी खा रही हूँ। आप अपना शरीर बचा रहे हो। हमारे पास तो सब हजम करने की तरकीब है। पर आप कसरत भी इतनी करते हैं, योगा आधा से आधा। लेकर रेसलिंग, घोड़सवारी, सारे ही आता है आपको। मध्य प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज श्री अन्ना और मिलेट्स। जी इसको किस तरह से ब्रांड किया जा रहा है? बिकॉज हमारे प्रधानमंत्री ने भी बताया कि किस तरह मिलेट्स वेरी हेल्दी फॉर हाँ, ऑल ऑफ अस। हमारे यहाँ मिलेट्स की जो खेती होती है बड़ी अच्छी होती है। रानी दुर्गावती के नाम पर 1,000 रुपया प्रति क्विंटल हम बोनस दे करके इसको बढ़ा रहे हैं। वाओ। आमतौर पर किसानी क्षेत्र में, आदिवासी अंचल में ये बड़ा महत्व की फसल है और पूरे देश में सबसे अच्छा और हेल्दी फूड अगर कहीं है तो यही अच्छा है। वो भी देख रहे हैं कि लोगों में यूजेज भी बहुत बड़ा है मिलेट्स में, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में पर पूरे भारत में। बिल्कुल सही बात है। आपको एक जानकारी देता हूँ, ये जो गेहूँ होता है ना, ये गेहूँ कहाँ की फसल है, कहाँ की है? आपके यहाँ कभी पूजा पाठ में आप शामिल हुए? पूजा की सामग्री में ध्यान गया आपका? नहीं गया? हाँ जी, चावल होते हैं। गेहूँ गेहूँ क्यों नहीं रखते हैं? गेहूं नहीं होता, क्यों नहीं चावल रखते? होते हैं, पत्ते होते हैं नारियल तो के। गेहूँ कहाँ गया? ये हमारे देश का नहीं है, ये उसकी पहचान है। इसलिए गेहूँ को सिर पे नहीं लगाते हैं। अच्छा, हाँ, सिर्फ चावल को लगाते हैं। ओ, क्या? उसके बारे में कभी मैंने सोचा ही नहीं। यू राइट। गेहूँ जब से ज्यादा आया, डायबिटीज की समस्या हमारे पैदा हुई। मिलेट्स को जब आप खाओगे डायबिटीज नहीं होगा। गेहूँ आज से कुछ साल पहले तक बड़े लोगों को खाना है, उसके नुकसान थोड़े से तुलनात्मक रूप से मिलेट्स की तुलना में ज़्यादा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने ये मोटे अन्न को श्री अन्न के रूप में स्थापित किया। इस नाते से कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का ये हमारा अन्न है प्राचीन काल से। आप खाना बनाने का भी शौक रखते हैं या? मैंने खाना बनाने का शौक तो ठीक है, खाना बनाने की होटल भी खाना की मैंने चलाई। अच्छा, चलाई है आपने? अच्छा। रेस्टोरेंट भी चलाया, पोहा जलेबी चाय का। अच्छा। हमारे पिताजी बड़े इस मामले में बहुत अच्छे, उनका अपना सोच रहता था। और तीनों भाई में से जो बड़े होते जाते थे, हाँ जी। जिनने हायर सेकेंडरी कर लिया, हाँ जी। वो उसको धीरे से एक दुकान खुलवा देते थे अच्छा। कि आप अपनी दुकान चलाओ, पढ़ते रहो। उसका दोनों पार्ट होता था। आपकी पढ़ने की इच्छा तो थोड़े थोड़े पढ़ते रहो, पर पढ़ते पढ़ते आपके मन में ये भाव नहीं बने कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। आपकी आमदनी आपके पास हाथ में आती जाए और अपने खर्चे खुद निकालने लगो। और ये किस उम्र से? 15-16 साल से। 15-16 साल से। तो मैंने जैसे ही 16 साल में हायर सेकेंडरी की और जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे को रेस्टोरेंट की दुकान पे बैठने का, चाय पोहे की दुकान चलाने का, पर चूंकि मैं संयोग से चुनाव लड़ा और फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में गया, 2-3 महीने बाद मेरे वैसे तो पीएमटी में सिलेक्शन हो गया, तो मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया था, मैं चला गया था। पर चूंकि चुनाव में जीत चुका था यहाँ उज्जैन में, तो इंदौर में मैं जाने के बजाय फिर सब लोगों ने कहा आप कहाँ चक्कर में पड़े, मेडिकल कॉलेज में तो कोई चुनाव होते नहीं, इधर आओ वापस। तो मैं एमबीबीएस छोड़कर वापस बीएससी सेकेंड ईयर में चुनाव लड़ने आया। फिर पिताजी से बोला कि ये जो दुकान चलाता हूँ, मेरे को सुबह से लेकर रात तक तो मेरे को कॉलेज जाना, चुनाव लड़ना, ये टाइम नहीं मिलता है, तो इसमें मदद करो, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये सुबह से शाम वाली दुकान हटा देते हैं, तुमको दूसरी दुकान खाने की खोल देते हैं। तो खाने की दुकान में उसमें खाना आमतौर पर दोपहर 11-12 बजे से 3 बजे तक का, शाम को 7-8 बजे से रात को 11 बजे तक का। तो अच्छा। बोले इस टाइम चले जाओ, हाँ। लेकिन दुकान जरूर करो, क्योंकि अपने आय के साधन चाहिए। जो अपने पुराने लोगों की एक अच्छी सोच भी है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को उस ठीक उम्र में रोजगार से जुड़ जाए, उसके अपने काम से जुड़ जाए। आज हम सारे पद भी मिला लें तो उसका दायरा बहुत कम है। कितने सालों तक किया आपने वो? 10-12 साल तक। 10-12 साल तक। दुकान से तो अच्छे ही सीखते हैं। इसमें एक तो पैसे की कीमत भी सीखते हैं, समय की कीमत भी सीखते हैं, और पढ़ने की ललक है। तो फिर मैं उनको बताता गया कि मेरे को और पढ़ना है, तो उनने फिर तीसरा काम दिया कि मकान बना के बेचो। अच्छा। उसमें मकान बिक जाए तो ठीक, नहीं तो वो मेरा प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छा काम चालू कराया, उसका लाभ हमको रहा। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है। ऐसे करते करते फिर मैं जब निर्माण की अपनी कल्पनाशीलता के बलबूते पर मकान के निर्माण, कॉलोनी के निर्माण, उसकी कुछ आय से अपना काम भी चलाता था और बाकी भी अपने। तो एक अच्छी बात कि जैसे चुनाव लड़ना, कुछ काम करना, राजनीति में जाना, अपनी स्वयं की आय व्यवस्था बना लेने से कॉन्फिडेंस आता है। फिर दूसरे रास्ते से धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। और बच्चों को भी परवरिश में भी इन सारी बातों का महत्व रहता है। इसलिए भगवान की दया से मैं कॉलेज जीवन के बाद में, जिससे मैंने कहा कि मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ, मैं गया नहीं, तो मेरे बच्चे, बच्ची, दामाद सब घर में
अच्छा आप डॉक्टर नहीं बने पर आपने बच्चों को बना चार दिया पीढ़ी डॉक्टर। अभी बच्चे का जो संबंध रहा उसकी बेटी वो भी डॉक्टर आएगी, वाह तो 4 डॉक्टर घर में हैं। मैंने जरूर लॉ किया, तो बीच वाला बच्चा मेरा जरूर उसने लॉ किया है, LLM कर दिया, वो PhD कर रहा है, तो मेरा थोड़ा काम समा। इसलिए राज्य में औद्योगिकरण का हमने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया हुआ है। आज की स्थिति में राज्य ने हमारी औद्योगिक विकास दर, दुर्भाग्य के साथ आपको आंकड़ा बताना चाहूंगा, 1956 से लेकर 2002-03 तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन जब हमारी सरकार माननीय उमा भारती जी के नेतृत्व में बनी, बीजेपी की सरकार, उसके पहले केवल माननीय पटवा जी और कैलाश जोशी जी, वीरेंद्र सकलाचा जी एक एक 2-2 साल के लिए CM बने और अधिकांश समय कांग्रेस का रहा। लेकिन राज्य के अंदर औद्योगिक विकास दर हमारी 0.001, एक तरह से नील, 1% भी नहीं। हमारी आज की स्थिति में आज 11% से तेज गति से औद्योगिक विकास दर हमने स्थापित। राज्य में सिंचाई का रकबा 55 साल में केवल 7 लाख हेक्टेयर था। मैं जब सरकार में CM बना तो 45 लाख हेक्टेयर हमारा हुआ, और एक साल में अभी 10 लाख हेक्टेयर हमने बढ़ाया है। इसको हम 100 लाख तक ले जाने वाले हैं राज्य के अंदर इरिगेटेड एरिया। बिजली में हम सरप्लस हैं, सड़कों के अंदर 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें हमारे राज्य के अंदर बनी हुई। इस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से भी 55 साल में प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की केवल 11,000 रुपया में आया, तो 1,45,000 थी 2023 में, आज 1,52,000 है, और 2047 तक हम उसको टारगेट कर रहे हैं प्रति व्यक्ति 22,50,000 रुपया, ये हमारा टारगेट है। उसी प्रकार से राज्य का बजट हमने 5 साल में डबल करने की बात कही, लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट हमारा था, अभी हमने 4,21,000 का कर दिया है, और ये मान के चले कि 5 साल में हम उसको डबल करने वाले हैं। हर तरह से बड़े टारगेट तय करते हुए हर क्षेत्र में, शिक्षा में, चिकित्सा में, रोजगार में, बिजली में, औद्योगिकरण में, उत्पादन में, कुल मिलाकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य आगे बढ़े, उत्तरोत्तर उन्नति करे। इसलिए हमने अपने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी करना प्रारंभ किए। संभाग में पहली बार उद्योग लगाने के लिए हम लोग नीचे गए, संभाग कमिश्नरी लेवल पे, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, अभी ये शहडोल, ऐसे स्थान तक कभी कोई सोचते ही नहीं था, लेकिन आज ये औद्योगिकरण के बड़े केंद्र बन रहे। GIS हमने राजधानी में पहली बार की, आज तक GIS नहीं हुई यहाँ। तरह से हर स्थान का महत्व है, और हर महत्व वाले स्थान को स्थापित करना। इंदौर हमारा आइडियल था, इंदौर में भी हमने IT का इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किया है। IT सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, सेमीकंडक्टर, IT से जुड़े हुए बहुत सारे, ड्रोन पॉलिसी, ऐसी सब प्रकार की प्रदेश के अंदर व्यापार व्यवसाय की सरलीकृत आधार पर पॉलिसियां लागू कर दी। एक तरह से मूवमेंट बनाया कि अभियान के नाते से हमारे राज्य को सब क्षेत्रों में आगे बढ़ाना है, क्षेत्र के नागरिकों को लाभ देना है और प्रदेश को समृद्ध करना है। ये सब दूर समान रूप से हम चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि मध्य प्रदेश या भोपाल में खास करके आर्ट कल्चर को लेकर भी बहुत लोगों की तरफ प्रेम है, जो आपको शहरों में नहीं मिलता। बट जब बात आती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, युवा बाहर जाकर अगर काम ढूंढना चाहे तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए मध्य प्रदेश में ही हो सकती है? इसलिए हम 2 तरह का अभियान चलाया। एक तो जो यहाँ से जैसे IT के सेक्टर में गए लोग, तो हमने बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पूना, वहाँ हमने IT कॉन्क्लेव की और उनसे कहा कि राज्य में आइए, राज्य में ये विकास की बहुत संभावना है, और फिर यहाँ के बच्चों को यहीं देने के लिए भी हमने इंसेंटिव बहुत प्रकार के देना। तो IT के लिए पहले एकमात्र इंदौर संभाग था, जो भोपाल, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन सब दूर IT पार्क बना रहे हैं। सेमीकंडक्टर की पॉलिसी मैंने आपको बताई दी। तो ऐसे एक एक सेक्टर को हर एक अलग प्रकार से जो जिसके लायक है वहाँ डेवलप करते हुए राज्य की बौद्धिक क्षमता वाले लोग बाहर ना जाएं, बल्कि बाहर से भी गए वो लोग वापस आए और यहाँ से अपने काम धंधे बढ़ाए। स्पिरिचुअलिटी का भी एक बहुत बड़ा हब है उज्जैन, जहाँ से आप है, और महाकाल मंदिर में गई थी, पिछले साल गई थी, और ऐसा मंदिर मैंने पूरे भारत में नहीं देखा जितनी खूबसूरती से ये बनाया गया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़े संभावना का एक क्षेत्र भी है और मान्यता का भी है। जैसे 2 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ, जैसे आपने दोनों का उल्लेख किया है, हाँ जी, एक ओमकारेश्वर और एक महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का मंदिर यद्यपि बना था लगभग 250 साल पहले, लेकिन मंदिर का बाकी का सारा परिसर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। वो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को 2022 में लेकर के तत्कालीन CM शिवराज जी के नेतृत्व में हमारी विधानसभा का क्षेत्र हमने विकास करने का प्लान बनाया, और महाकाल के महालोक को डेवलप करते हुए जो भगवान शिव परंपरा को जानना चाहते हैं। जब शिव परंपरा की बात करते हैं तो भगवान कृष्ण की, भगवान गणेश जी की आती है, माता
पार्वती की आती है। ऐसे उनके जीवन के विविध प्रसंगों के साथ हमने महाकाल के महालोक का निर्माण कराया, और वो भी स्मार्ट सिटी का पैसा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। आप देखिए महाकाल का तब से उज्जैन का जैसे महालोक बना, वो पूरा क्षेत्र बदल गया। और इसी प्रकार से हमारे शक्तिपीठ हरसिद्धि है, बहुत मान्यता दतिया, मुरैना, ये हमारे खास करके नलखेड़ा, बगलामुखी माता, मैहर की माता जी जो सरस्वती देवी है। इसी प्रकार से धार्मिक दृष्टि से 13 लोकों का निर्माण हम करा रहे हैं। वो धार्मिक पर्यटन के केंद्रों के लिए सारी प्रकार की व्यवस्था जुटाते हुए आवागमन के साधन, कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से, अब आगे जाकर तो हेलीकॉप्टर की कनेक्टिविटी भी हम देने वाले हैं, ताकि यात्रियों को जाने आने में कम समय में एक साथ उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर, एक दिन में तीनों ज्योतिर्लिंग, दोनों ज्योतिर्लिंग हो जाए। हमारे फॉरेस्ट के इलाके में भी इसलिए हमने अपनी एविएशन पॉलिसी में अपने स्टेट के प्लेन खुद चालू किए कनेक्टिविटी के लिए। छोटे छोटे स्थान सिंगरौली, रीवा, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो, ये रोज कनेक्टिविटी हमारी जुड़ गई है। एडवेंचर की बात करें तो मैंने देखा स्काई डाइविंग शुरू हुआ है उज्जैन में। आपने इसमें तो बहुत, हाँ बिल्कुल किया, बहुत अच्छा, मैंने उद्घाटन किया था। अच्छा, ओके। बहुत सारे प्रकार से जो हमारे यहाँ तो ये इतनी स्कोप है। टूरिज्म की बात करें तो मेडिकल टूरिज्म भी हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य के अंदर मेडिकल कॉलेज जब हमारी सरकार आई 2002-03 तक केवल 5 थे, लेकिन मेरे बैठने तक 17 हो गए। उसके बाद आज की स्थिति में हमारे लगभग पीपीपी मॉडल मिला करके 37 मेडिकल कॉलेज हो, तो एकदम से जो स्कोप खुला है। इसी प्रकार से 50 से ज़्यादा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, तो हर क्षेत्र में संभावना, और हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो रही है। हाँ, फिल्म पॉलिसी हमारी बहुत अच्छी है। आप फिल्म के लिए भी वेब सीरीज कराना चाहें, या आप जिस भी सेक्टर में जाना चाहें, सब में हमारी सरकार आपको इंसेंटिव देगी, आपको लाभ देगी, और आपके माध्यम से खड़े होंगे बड़े बड़े स्टार। अमिताभ बच्चन की तो ससुराल है हमारी भोपाल, इससे अच्छी क्या बात है। जया भादुड़ी जी भोपाल की है, हमें गर्व है कि वो हमारे दामाद हैं मध्य प्रदेश के माननीय अमित जी। आपका परिवार यहाँ नहीं रहता? नहीं रहता। अच्छा। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात भी, और इस मामले में मैं थोड़ा अपने आप में कठोर भी हूँ कि मैं अगर मुख्यमंत्री बनाऊँ तो मुख्यमंत्री निवास में रहने के लिए अधिकार मेरे खुद का है। मेरे बच्चे वो अपने घर रहें उज्जैन में, या एक बच्चा हॉस्टल में पढ़े, तो वो अपनी लाइफ में जब कभी ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे तो उनको इसकी पात्रता होना चाहिए। आज वो इसका हकदार नहीं है कि वो इसका लाभ, तो मैं ये थोड़ा अंतर भी करता हूँ, और मेरे बच्चे मान लेते हैं, ये अच्छी बात है। आप क्या विजन रखते हैं मध्य प्रदेश के लिए? यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का सबसे अच्छा राज्य बनाने का ये आपका मिशन है। बात बहुत अच्छा रहा आपसे बात कर ये मध्य प्रदेश की स्पेशल डिशेस खाकर। थैंक यू सो मच अपने समय के लिए। बहुत धन्यवाद।